हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप उस वीडियो को देखकर चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। सो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 9 को पूरी डिटेल में समझने वाले हैं NCERT बुक से ही। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम। अब सिंपल से पहले चैप्टर स्टार्ट करने से मैं पूछूं कि बल क्या है, तो बल का मतलब क्या समझते हैं। बल का मतलब मान लो भाई एक ताकतवर व्यक्ति है जो क्या करता हो, किसी को धक्का दे देता हो, रास्ते में जो भी मिला उससे क्या कर दिया, धक्का दे दिया। इसके अलावा बल क्या हो सकता है भाई, बल का मतलब है मान लो हमारे पास ताकत है, बल है तो भाई हम गेट को तोड़ दिया या लकड़ी तोड़ दी। तो यहाँ पे बल से मतलब है कि बल एक ऐसा क्या है फ्रेंड, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्या हो, कोई ना कोई कार्य संपन्न हो, यानी बल का प्रयोग करके कोई ना कोई आप काम पूरा कर लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड। नाउ पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया है। हमने देखा है कि ऐसी गति में कभी एकरूपता होती है तथा कभी नहीं, लेकिन अभी हमने चर्चा नहीं की है कि गति का क्या कारण है। यानी हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि गति क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। इसके अलावा वस्तु की गति का वर्णन किया, वस्तु किस तरीके से गति करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई ये गति का कारण क्या है, मतलब कैसे चलती है कोई भी चीज़, कैसे स्पीड में बढ़ाती है, कैसे गति करती है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। लेकिन हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। तो यानी हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा, गति करती है ये पता है हमें, लेकिन क्यों कोई वस्तु गति करती है, इसका कारण क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि गति कैसे करती है कोई भी वस्तु। सो कह रहे सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने इसको उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में ये पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रहती है जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। तो कह रहे हैं हम अगर मान लो एक बॉल है, अगर बॉल को धक्का देते हैं तो क्या करोगे, थोड़ी देर तो वो चलेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। यानी इससे हमें पता चलता है कि भाई फाइनल जो वस्तु की परिस्थिति होगी कैसी होगी, विराम होगी, यानी रुकी ही होगी। यानी हमेशा कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। तो ऐसा कब तक हम मानते हैं, जब तक कि गैलीलियो, आइजैक न्यूटन ये अपने अपने गति के बारे में नियम नहीं देते, तब तक ऐसा हम मानते हैं कि जो वस्तु की अवस्था होगी वो विराम अवस्था ही स्वाभाविक है। यानी हमेशा से कोई भी वस्तु क्या होगी, रुकी ही होती है। आगे पढ़ते हैं। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हम कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, ढकेलने या ठोकर लगाने की इस प्रक्रिया को बल की अवधारणा पर आधारित है। यानी कह रहा है कि अगर मान लो किसी भी वस्तु को क्या करना है, गति प्रदान करनी है, क्या करनी है, गति प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा किसी न किसी शारीरिक उपयोग करोगे, शारीरिक शक्तियों का प्रयोग करोगे, तभी वो वस्तु क्या होगी, गति करेगी। जैसे मान लो खींचना यानी क्या करना, पुल करना, या धकेलना यानी पुश करना, या ठोकर लगाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, बल। यानी पुश करना और पुल करना ये दोनों कारण किसके हैं, बल का कारण है। यानी बल का प्रयोग करके आप किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो या फिर पुल कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम इस विषय में विचार करते हैं कि यह क्या है। वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है और ना ही चखा है, ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, ढकेलना या ठोकर लगाना ये सभी क्रिया वस्तु की गति देने की युक्ति है। यानी आप चाहे धक्का दो या उसे ठोकर लगाओ या ढकेलो, इन सभी से क्या होगा, वस्तु अगर मान लो रुकी होगी तो क्या होगा, चलेगा ही चलेगा, नहीं गति करेगी।
जैसे कि चित्र 9.1 में दिया हुआ है, हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर उसमें गति होती है। जैसे मान लो ये बच्चा क्या कर रहा है, इस ट्रोल को खिसका रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये ट्रोल आगे बढ़ रही है, यानी ढकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में क्या होती है, गति होती है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है दराज को खींचा जाता है तो इसमें भी कोई ना कोई गति होती है। इसके अलावा तीसरा कह रहा है हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, यानी किसी न किसी तरीके का बल लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे गति हो रही है। जैसे 9.1 में चित्र दिया हुआ है, वस्तुओं को ढकेल कर, खींच कर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जाता है। अब अवस्था क्या है, अवस्था का मतलब पोजीशन है, यानी अगर ये मान लो बॉल है तो इसमें जब तक आप क्या करोगे, या तो पुल या पुश नहीं करोगे या ठोकर इसमें नहीं लगाओगे, जब तक ये अपनी गति यानी अपनी अवस्था को चेंज नहीं करेगा, वहीं रुका रहेगा, यानी विराम अवस्था में होगा। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु के में वेग का परिमाण बदलने के लिए या तो उसकी गति दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि भाई अगर मान लो किसी भी वस्तु की गति में, यानी क्या करना, या गति में परिवर्तन लाना हो या फिर दिशा में परिवर्तन लाना हो, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करना पड़ेगा, आपको अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु के आकार या आकृति में भी बदली जा सकती है। यानी आप बल का प्रयोग कर सकते हैं, किसी वस्तु का आकार यानी साइज बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो इससे क्या, बल से क्या हो सकता है, वस्तु की आकार और आकृति में भी क्या होती है, चेंजेस आ सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग दिया हुआ है कि अगर उसे आप दबाओगे तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और अगर इसे खींचोगे अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी, ये इसका आकार बढ़ जाएगी। ऐसे ही गुब्बारे को अगर आप सेम डायरेक्शन में क्या करोगे, धक्का दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, दब जाएगा, और इसे अपोजिट डायरेक्शन में करोगे तो फैल जाएगा। तो बल लगाने पर क्या होगा, स्प्रिंग फैलेगी, और बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आए कि बल का प्रयोग आप कहाँ करते हो, यानी बल का प्रयोग आप किस लिए करोगे, तो किसी भी वस्तु को गति प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बल की आवश्यकता होती है। और बल किस पे निर्धारित होता है, बल जो है वो दो चीज़ों पे निर्धारित होगा, या तो पुल पे या फिर पुश पे, यानी खींचकर या फिर ढकेल कर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अब बात करते हैं कि संतुलित और असंतुलित बल क्या है। संतुलित बल का मतलब है जहाँ पे सेम डायरेक्शन में सेम क्या हो, सेम तरीके से धक्का दिया। जैसे मान लो एक ये बॉल है, अब ये भी पर्सन, ए भी मान लो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, बी भी धक्का दे रहा है इधर को और ए पर्सन भी दे रहा है धक्का, दोनों को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, दोनों की जो बल होगा वो बराबर होगा, यानी वहाँ पे बल काम ही नहीं करेगा, यानी वहाँ पे क्या होगा, वस्तु की अवस्था जीरो रहेगी, यानी वहीं पे स्थिर रह जाएगी। और असंतुलित क्या होगा, असंतुलित का मतलब एक कोई बल ज़्यादा लगा रहा है इस पर, ए ज़्यादा लगा रहा है और बी क्या लगा रहा है, कम लगा रहा है। तो क्या होगा, अगर ए ज़्यादा लगा रहा है तो बी की ओर ये वस्तु जाएगी, और अगर बी ज़्यादा लगा रहा है तो ए की ओर ये वस्तु खिसक के जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है संतुलित और असंतुलित में। बाकी पढ़ते हैं। कह रहा चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जोड़ा गया है। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकेगा, और उसी प्रकार अगर हम धागे को बाईं ओर खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, एक्स है और ये वाई है। तो अगर आप इधर खींचोगे तो दाईं ओर मुड़ेगा, और अगर इधर खींचोगे तो बाईं ओर मुड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे, लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल पर खींचा जाए तो ऐसी दशा में क्या होगा, पिंड गति नहीं करेगा। इस तरह के बलों को क्या कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। यानी जब क्या हो, ऐसी दशा हो जब क्या हो, दोनों ओर से, दोनों पिंड से क्या हो, समान अवसर मिले, यानी दोनों डायरेक्शनों से क्या मिले, समान बल लगाया जाता है, वो क्या कहलाएगा, संतुलित बल कहलाएगा। तथा यह गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं करता। और जब भी दोस्तों संतुलित बल लगेगा तो वहाँ पे आपका जो वस्तु होगा वो गति नहीं करेगा। अगर मान लो ये बाई को भी खींच रहे हो और एक्स को भी खींच रहे हो, तो दोनों साइड से समान बल लग रहा है, तो ये जो वस्तु होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, वहीं पे स्थिर रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरेदार फर्श पर ढकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को ढकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकेगा, लेकिन क्योंकि घर्षण बल ढकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है,
जैसे 49.4 का ए है, कह रहा कि भाई नीचे क्या है, एक घर्षण है। तो अगर बच्चे मान लो इधर राइट साइड पे धक्का दे रहे हैं और खुदरा है तो वो खिसकेगा नहीं। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि जो नीचे खुदरा भाग है वो घर्षण पैदा करता है, यानी घिसा पैदा करता है वो, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिस और आप क्या दोगे, जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में क्या करता है, घर्षण काम करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे के सतह तथा फर्श के खुदरी सतह के बीच। समझ में आया? यानी ये बक्सा है तो बक्से के नीचे का हिस्सा और जो खुदरी वाला हिस्सा है वो वाला हिस्सा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, भग करेगा, इसलिए वो वस्तु नहीं हिलेगी। ये घर्षण बल ढकेलने में लगे बल को संतुलित करता है, यानी ये घर्षण बल क्या करता है, संतुलित बल पैदा करता है, और उसके क्या होगा, वस्तु नहीं हिल पाती है जब तक आप उस पर ज़्यादा ताकत नहीं लगा देते। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकेगा। जैसे कि 9.4 बी में बच्चे बक्से को जोर से ढकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी क्या होता है, स्थिर ही रहता है। यानी अब क्या हो रहा है, देखो दोनों ओर से बराबर ताकत लग रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ये बक्सा नहीं हिल रहा है। क्लियर हुआ फ्रेंड? तो कह रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घर्षण बल भी अभी भी ढकेलने वालों बल को संतुलित कर रहा है, यानी जितनी ताकत वो लगा रहा है उतना ही नीचे से क्या लग रहा है, घर्षण भी लग रहा है। अगर बच्चे को ज़्यादा जोर से ढकेलते हैं तब ढकेलने वाला बल को घर्षण बल से अधिक हो जाता है। अब मान लो और तेज से क्या करेगा, धक्का देगा, तब जाके घर्षण बल से क्या होगा, उन ढकेलने वाला ही बल यानी जो पुश होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा घर्षण बल से। तो यहाँ क्या होगा, ये असंतुलित बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये असंतुलित बल कहलाएगा। जैसे कि इसके अलावा एग्जाम्पल देखा है, जैसे कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करते साइकिल की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है, यानी अगर आप इधर साइकिल चला रहे हैं तो घर्षण बल अपोजिट काम करने वाला है। तो कह रहे साइकिल को गति में रखने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, पैडल चलाना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपको लगातार साइकिल चलाते रहना है तो आपको क्या करना होगा, पैडल को घुमाते रहना पड़ेगा, यानी घर्षण बल से ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी। तथापि यह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग पर कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील कर सकती है जब उस पर लगने वाला बल, ब्राह बल या तथा घर्षण बल संतुलित हो। कह रहा कि कोई भी वस्तु मान लो अगर समान वेग से यानी सेम स्पीड में तभी काम कर सकती है जब क्या हो, बाहर से लगने वाला बल और घर्षण बल क्या हो, संतुलित होगा, तभी वो सेम स्पीड में चलेगी। तथा वस्तु पर कोई नेट ब्राह बल कार्य नहीं करता हो, यानी सेम स्पीड में चलाना है तो भाई घर्षण बल और ब्राह बल बिल्कुल समान होने चाहिए और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस पर क्या असंतुलित बल लगा दिया जाए तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाएगा या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अब मान लो साइकिल को आप तेज तेज पैडल चला रहे तो क्या होगा, उस साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसके वेग में भी परिवर्तन आएगा, साथ में उसके दिशा में भी परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक उस पर संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। यानी साइकिल जब तक मूव करती रहेगी जब तक क्या करोगे, उस पर आप एक लिमिटेड मात्रा में क्या करोगे, बल लगाते रहोगे, और जैसे ही हटा लोगे तो वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, गतिमान रहेगी। सो ये था पूरा गति के बारे में, बल के बारे में कि बल कैसे होता था। हमने पढ़ा कि बल क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। संतुलित बल क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, एक दूसरे को खींचे और उससे क्या हो, वस्तु जैसे मान लो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। अब ये मान लो अपनी साइड खींच रहा है और रस्सी को, और बी अपनी साइड खींच रहा है, तो क्या करेगा, ये अब समान डायरेक्शन में क्या करते हैं, वस्तु पर बल देते हैं। तो क्या हुआ, ये इसकी अवस्था में कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। तो संतुलित बल क्या करता है, वस्तु की स्थिति या अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी जहाँ पे रहेगी वहीं पे रहेगा। साथ में संतुलित बल लगाने से क्या हो सकता है, वस्तु की आकृति और साइज में भी चेंजेस, आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी भैया इसको हो सकता है रस्सी क्या थोड़ी लंबी हो जाए या फिर अगर छोटी भी हो सकती है टूट के, तो ये। इसके अलावा एग्जाम्पल हो सकता है गुब्बारे, मान लो अगर दबाओगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है, अगर दोनों समान अवसर पे क्या करोगे, समान लेवल पे आप इस पर शक्ति लगाओगे तो। ऐसे सेम असंतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होगा, संतुलित बल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर वस्तु को गति में लेके आना है तो आपको असंतुलित बल लगाना ही पड़ेगा। यानी अगर इस बॉल को आपको हिलाना है तो भाई
एक ये पर्सन है, एक बी पर्सन है, अगर इसको बी की साइड ढकेलना तो ए को ज़्यादा ताकत लगानी ही पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, वस्तु की अवस्था में चेंज आएगा, इसके बाद इसकी आकृति और साइज में चेंज आ सकता है। इसके अलावा अगर मान लो गतिमान लगाना है तो भाई असंतुलित बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर रोकना होगा तो असंतुलित बल तब भी वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, यानी गतिमान वस्तु को भी ये रोक सकता है। और फाइनली ये एक गतिमान वस्तु को स्थिर भी कर सकता है। तो ये संतुलित और असंतुलित में क्या है, डिफरेंसेस है। अब पढ़ेंगे हम गति का प्रथम नियम, तो ये हम करेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।